ओके चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे हम? एसी, अल्टरनेटिंग करंट। शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एसी। ये भी क्या है, एक क्वेश्चन आपको देगा कई बार आसान होते हैं, कई बार थोड़ा सा कैलकुलेशन होता है। तो देखते हैं कितने टॉपिक्स। देखो, सबसे पहले हम एसी की इक्वेशंस पर काम करेंगे और साथ में उसकी वैल्यूज़ पर, कौन कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट करती है। फिर आर एल सी सर्किट पढ़ेंगे, फिर उनके कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे, और कॉम्बिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है? सीरीज, एलसीआर। फिर पावर पढ़ेंगे और लास्ट में क्वालिटी फैक्टर। ओके, इतनी चीज़ें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। और फिर ट्रांसफार्मर। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 90% सवाल, 85% क्वेश्चन इसी एक टॉपिक के, लेकिन हर जगह से सवाल है। और कुछ सवाल पावर के भी है। अभी रिसेंटली क्वालिटी फैक्टर से भी सवाल आया हुआ है। पुराने में जाओगे 10 साल के अराउंड, 7 साल 6 साल पहले, तो आरएमएस वैल्यूज़ भी कैलकुलेट करने को आई हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि हमें छोटे छोटे टॉपिक्स ही है, लेकिन सारे पढ़ने हैं। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट, एसी क्या है। उसके लिए जस्ट पिछले चैप्टर पे चलता हूँ और बात करता हूँ मैं पीरियोडिक ईएमआई की। आपने कहा था वहाँ जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा था वो ई नॉट साइन ओमेगा टी का था, और आपने कहा वैल्यूज जो थी वो लगातार रिपीट हो रही थी, कुछ ऐसे। ये तुम्हारा ईएमएफ हो गया, ये तुम्हारा समय हो गया। पहले वैल्यू क्या हो रही थी? बढ़ रही थी, बढ़ते बढ़ते जगह आके मैक्सिमम हो गई। ट्रांसलेशन का समय लगा कॉइल का T/4, घटते घटते 0 हो गई, समय लगा T/2, फिर निगेटिव हो गई, डायरेक्शन बदल गई, मैक्सिमम हो गई 3T/4 पे, और फिर 0 आ गई T पर। ये एक ऑसिलेशन है। लगातार वैल्यूज ईएमएफ की बढ़ घट रही हैं। सोच के देखो, अगर यही इनपुट मैं किसी रेजिस्टेंस को डाल दूं तो क्या होगा? अगर बिल्कुल एसी का साइन ये होता है, मैं एसी वोल्टेज, यही वोल्टेज अगर मैं इस आर पर अप्लाई कर दूं, क्या होगा? आप कहोगे सर जैसे ईएमएफ की इक्वेशन थी वैसे ग्राफ किसका बन जाएगा? करंट का। जब ईएमएफ 0 था तो करंट 0 थी, ईएमएफ बढ़ रहा है करंट बढ़ रही है, ईएमएफ घट रहा है करंट घट रही है। दिस इज द मैक्सिमम करंट, आई नॉट, प्लस साइकिल माइनस साइकिल, माइनस आई नॉट। माइनस क्या बताता है? डायरेक्शन रिवर्स। तो अगर यहाँ डायरेक्शन लेफ्ट से राइट में थी तो इस साइकिल के लिए राइट से लेफ्ट हो जाएगी। इसका मतलब ना सिर्फ वैल्यू चेंज हो रही है, साथ में डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। इस तरह की करंट को अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। फॉर्म बहुत सारे हो सकते हैं, मैंने एक फॉर्म बना दिया पीरियोडिक ईएमआई की एग्जांपल से। इसका मतलब एक ऐसी करंट किसी सर्किट में जो टाइम के साथ वेरिएबल है, वैल्यूज को बढ़ा रही है, फिर वैल्यू घटा रही है, फिर डायरेक्शन भी रिवर्स कर दे रही है। ऐसी इक्वेशंस क्या लगातार ऐसे बढ़ती साइन की इक्वेशन में चलेगी? तो अल्टरनेटिंग करंट एक पीरियोडिक इक्वेशन में आता है, मतलब जिसकी वैल्यूज एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वापस रिपीट करेंगे। देखो यहाँ तक सब चकाचक एक साइकिल चली, वापस से यही साइकिल फिर से क्या हो जाएगी? रिपीट हो जाएगी, फिर एक टाइम पीरियड तक चलेगी, फिर से रिपीट। तो लगातार वैल्यूज रिपीट करेंगी अपने उसी वैल्यूज को जो पहले उन्होंने गेन की थी। बढ़ेंगी घटेंगी, नेगेटिव हो जाएंगी, बढ़ेंगी घटेंगी, फिर से बढ़ेगी घटेगी, तो लगातार ऐसे वैल्यूज चलती जाएगी। तो ऐसी करंट जो कि अपने वैल्यू को और अपनी डायरेक्शन को बार बार रिपीट करती है, ऐसी करंट को हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, ठीक है। और ऐसी करंट पीरियोडिक होती है, मतलब जो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद अपनी वैल्यूज को रिपीट कर देती है। पीरियोडिक किसको बोलते हैं? ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो पर्टिकुलर टाइम के बाद अपने आप को रिपीट कर दे, अपनी वैल्यूज को, अपनी डायरेक्शन को या अपने पाथ को। जैसे एक पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन कर रहा होता है वो लगातार एक टाइम पीरियड के बाद अपने पाथ को रिपीट करता है। दिस इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है, एक 365 दिन के बाद, एक साल के बाद रिपीट करती है अपने पाथ को, पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन का एक एग्जांपल है सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है ना, उसका एग्जांपल है। तो तुम्हें थोड़ा सा अपने जहन को क्रिएट करना होगा कि हाँ एक ऐसी करंट, तुम्हें फील करना पड़ेगा, हाँ एक ऐसी करंट जो समय के साथ अपनी डायरेक्शन को, वैल्यूज को बदलती है और अपनी डायरेक्शन को भी बदलती है, और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसी वैल्यूज को फिर से रिपीट करती है। इट्स कॉल्ड एसी करंट। समझ आ गई? ठीक है।
अब इक्वेशन की बात करते हैं। देखो, अगर एसी की तुम इक्वेशन देखोगे तो बेटा स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है एसी की? वोल्टेज इक्वेशन स्टैंडर्ड होगी V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। मैं ये क्यों लिख रहा हूँ? यही इक्वेशन आपके सवालों में रहेगी, क्योंकि एसी आसमान से तो नहीं आई। ये पीरियोडिक का एग्जाम्पल, पीरियोडिक में यही वोल्टेज की इक्वेशन होती है कि वोल्टेज समय के साथ वेरिएबल होता है, पीरियोडिक फंक्शन में होता है, वैल्यूज क्या करती है? बढ़ती और घटती। तो हर सवाल के लिए ये तुम्हारा इनपुट वोल्टेज है सर्किट में, ठीक है? और ये अल्टरनेटिंग है, इट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग वोल्टेज। वही कहानी, लगातार वोल्टेज अपने आप को चेंज करता रहेगा, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट करेगा। ये पहली चीज है जो तुम्हारे मेमोरी में बसनी चाहिए। हाँ, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, इनपुट वोल्टेज। जिस सर्किट को तुमने दिया ये वोल्टेज, उसकी करंट भी वेरिएबल हो गई, कॉन्स्टेंट नहीं, क्योंकि वोल्टेज चेंज हो रहा है तो करंट भी बदलेगी। V बराबर IR आता है। तो अगर मैं करंट देखूं तो वोल्टेज और रेजिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। वोल्टेज वेरिएबल है, जबकि सर्किट का अगर R कांस्टेंट है तो ऑब्वियस सी बात है करंट को क्या होना पड़ेगा? वेरिएबल। तो जैसी वेरिएशंस वोल्टेज में आएंगी वैसी वेरिएशंस तुम्हें करंट में मिलेंगी फॉर रेजिस्टिव सर्किट। थोड़ा मैं सही बोल रहा हूँ। ये पहली चीज़ें तुम्हें बिल्कुल आइडेंटिफाई होना चाहिए। यस, मुझे क्लियर हो गया। टर्म्स देखो क्या, व्हाट इज V? इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एट टाइम t। अगर मैं कहूँ किसी भी समय पर तुम वोल्टेज बता दो तो तुम्हें ये इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी। यहाँ पे V नॉट क्या है? सर्किट की पीक वैल्यू, पीक वोल्टेज। ये क्या होता है? जब तुम ही कह रहे हो वैल्यू समय के साथ क्या हो रही है? बढ़ रही है, घट रही है, दिस इज कॉल्ड V नॉट, द पीक वोल्टेज। कितना किसी साइकिल में कितना वोल्टेज मैक्सिमम अटेन हो पाया, पीक वोल्टेज। व्हाट इज ओमेगा? व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। किसमें यूनिट होगी? रेडियन पर सेकंड। कहाँ से आई? आसमान से नहीं आई। वो कॉइल जो रोटेट कर रही थे मैग्नेटिक फील्ड में और तुम्हारा पीरियोडिक ईएमएफ जनरेट हो रहा था, उसी कॉइल की एंगुलर स्पीड है। ओमेगा जितना ज़्यादा होगा ईएमएफ भी उतना ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, ठीक है? टी क्या है? टाइम है। साइन क्या है? पीरियोडिक फंक्शन है। इतनी चीज़ें होती हैं। क्लियर होगी? बिल्कुल सही। अगर मैं ऐसे ही करंट की इक्वेशन बनाऊं तो करंट ऐसे हो सकती है, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पे व्हाट इज I? इंस्टेंटेनियस करंट। व्हाट इज I नॉट? पीक करंट। व्हाट इज साइन? पीरियोडिक फंक्शन। व्हाट इज ओमेगा? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज टी? टाइम। कोई नई चीज़ तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये तुम्हारी इक्वेशन की बात हो गई। ध्यान रखना, गलती नहीं होनी चाहिए। ये इसका मतलब तुम्हारे सवालों में ज़्यादातर समय यही इक्वेशंस आएंगी, यही आएंगी। तो इनमें क्या क्या है ये तुम्हें पता होना चाहिए। पीरियोडिक है तो मैं आगे भी बता दे रहा हूँ, कोई भी पीरियोडिक क्वांटिटी जो पीरियोडिक हो, मतलब जो अपनी वैल्यूज़ को रिपीट करती हो, या तो वो साइन में रिप्रेजेंट की जा सकती है या तो कॉस में। ये दो ही पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं, इनको पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। इसी दो में इनको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसके अलावा कोई तीसरा पीरियोडिक फंक्शन मैथमेटिक्स में एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक, क्लियर हो गया? बिल्कुल। तो आज के बाद सर क्या मिलेगा? इक्वेशन, साइन की या कॉस की, दिक्कत नहीं है। इक्वेशन से क्या क्या निकाल सकते हो ये इंपॉर्टेंट। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज किसी भी टाइम टी पर, पीक वोल्टेज, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा बराबर क्या होता है? 2π/t या 2πf। तो मैं फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में भी निकाल सकता हूँ, मैं कॉइल का टाइम पीरियड, एसी का टाइम पीरियड निकाल सकता हूँ, उसका ओमेगा निकाल सकता हूँ। तो ये जब जरूरत पड़ेगी कर लेंगे। ओके, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। इक्वेशंस की बात कर ली मैंने कि तुम्हारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशंस होंगी इसी में एसी रिप्रेजेंट की जाएगी। वैल्यूज की बात अभी नहीं कर रहा। क्लियर हो गया? बोलो ठीक है। तो अपना ब्रेन प्रिपेयर करो, ठीक है? एक ऐसी करंट जो अपनी वैल्यूज को चेंज करती है, या तो साइन में रिप्रेजेंट होगी या तो कॉस में होगी। सारे सवालों के लिए वो साइन का ही एग्जिस्टेंस है, कॉस का बहुत रेयर है कि सवालों। स्टैंडर्ड इक्वेशन है, वैल्यूज को याद कर लेना है। ग्राफ समझ लिया था मैंने आपको पीरियोडिक में, तो पीरियोडिक को आगे सर्किट पर अप्लाई कर रहे हैं तो एसी करंट बन गई, ठीक है ना? चलो अब बात करते हैं वैल्यूज की। कांस्टेंट तो नहीं है ना, ऐसी करंट जो वेरिएबल है टाइम के साथ। तो बहुत सारी वैल्यूज। देखो, आप गाड़ी चलाते हो, सपोज करो आप स्कूटी चला रहे हो, कार चला रहे हो, कुछ भी, आपको क्या लगता है आपकी कार की स्पीड कांस्टेंट बनी रहती है? नहीं। ट्रैफिक है तो गाड़ी रोक दी, स्लो हो गई। हाईवे है तो गाड़ी स्पीड में चल रही है। एक जर्नी को देखो अपने, 1 घंटे की 2 घंटे की जर्नी को देखो, तो क्या लगता है गाड़ी की स्पीड बढ़ी भी है घटी भी है? तो तुमसे पूछता है इंस्टेंटेनियस बताओ, मतलब किसी भी टाइम पर बता दो। इक्वेशन यूज करना है,
मैक्सिमम वैल्यू कितनी अटेन की वो भी बता सकते हैं, एवरेज कितना ट्रेवल किया, स्पीड क्या थी वही। तो वैल्यूज़ क्या क्या हैं, तो 5 वैल्यूज एग्जिस्ट करती है। एक तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू, दूसरी पीक वैल्यू, तीसरी पीक टू पीक मतलब पीक से पीक के बीच क्या वैल्यू आ रही है, दूसरा एवरेज वैल्यू कि एवरेज किसी साइकिल में किसी भी समय के अंतराल में कितना एवरेज करंट है, या आरएमएस वैल्यूज। ये 3 वैल्यूज इक्वेशन से निकलेगी, v बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, हम इक्वेशन आपको दे देंगे। ये 2 वैल्यूज हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, इस 2 का कैलकुलेशन है ये 3 इक्वेशन से। तो बहुत 1 या 2 बार यहां से सवाल आया कि इक्वेशन दे दी, वैल्यूज पूछ ली। कई बार क्वेश्चन यहां से आया, या तो एवरेज पूछ लिया या तो आरएमएस। 99% क्या पूछेंगे, आरएमएस वैल्यू। फुल फॉर्म क्या होती है इसका, स्क्वायर करते हैं पहले, फिर मीन करते हैं मतलब एवरेज लेते हैं, और फिर रूट लेते हैं। तो ये कैलकुलेशन के 3 पार्ट होते हैं आरएमएस में। जो भी कुछ मैंने दिया, जो भी इक्वेशन तुमको दी, कुछ भी दिया, मैंने कहा भाई आरएमएस बताओ, तुम पहले उस टर्म का जो तुम्हें सवाल में गिवन है उसका स्क्वायर करोगे, फिर तुम उसका मीन निकालोगे, मीन में बताऊंगा कैसे निकलेगा, फिर तुम उसका रूट लोगे, तब तुम्हें आरएमएस मिलेगा। ठीक है, ये 5 वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं, और पहला टॉपिक यही है कि इन 5 में से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्लियर, 3 के लिए बता दिया मैंने। अगर मैं तुमसे इंस्टेंटेनियस पूछना चाहता हूँ सवाल में, या पीक वैल्यू पूछना चाहता हूँ, या पीक टू पीक पूछना चाहता हूँ, कुछ भी, तो तुम देखोगे तुम्हें मैं इक्वेशंस प्रोवाइड जरूर करूंगा कि इस इक्वेशन की ये कहानी है। तो तुम्हें उस फंक्शन में लाना पड़ेगा। देखो, तुम्हें साइन का सिंगल फंक्शन चाहिए होगा इक्वेशन से, या कॉस का। नीट ने एक सवाल पूछा जिसमें साइन कॉस दोनों था, तो दोनों से काम नहीं चलना चाहिए। या तो प्योर साइन फंक्शन लेके आना है तुम्हें, या प्योर कॉस फंक्शन लेके आना है। डिसाइड कर लो क्या लेके आ सकते हो। जैसे क्विक सवाल देखो, इतना क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन करवाता हूँ इक्वेशन से। पहले टाइप यही अपने पास, उन्हें कहा v इज इक्वल टू 120 साइन 100 पाई टी कॉस 100 पाई टी। उन्हें कहा मुझे पीक वोल्टेज बता दो। ठीक है, अब इस फंक्शन में उन्होंने आपको साइन का भी पीरियोडिक फंक्शन दिया, कॉस का भी दिया, हमें सिंगल फंक्शन चाहिए। कभी तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा। अगर आता है ट्रिग्नोमेट्री तो इसको यहां अप्लाई करो। 120 को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, 60 इंटू लिखता हूँ 2 साइन, यहाँ थीटा की जगह 100 टी, कॉस थीटा की जगह 100 पाई टी, माफ करना पाई होता है, 100 पाई टी 100 पाई टी। 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, 100 पाई था, 200 पाई टी। अब अपनी फाइनल इक्वेशन मिल गई, v इज इक्वल टू 60 साइन 200 पाई टी। कंपेयर करो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, तो कंपेयर किससे करना है, v नॉट साइन ओमेगा टी से। v नॉट की जगह क्या मिला, 60 वोल्ट, तो पीक वोल्टेज कितना आया, 60 आएगा, 120 नहीं आएगा। ओमेगा कितना दिखा, टाइम के साथ क्या लिखा गया है, 200 पाई क्या, रेडियन पर सेकेंड। टाइम पीरियड बता दो, 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई 200 पाई, पाई से पाई गया, कट गया 0.01 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी बता दो, 1 बाई टी, 1 बाई 0.01 सेकेंड, कितना, 100 हर्ट्ज। निकालोगे। और क्या पूछ सकता हूँ मैं, कोई इंस्टेंटेनियस वैल्यू एट टाइम, एट टाइम, एट टाइम कितना ले लूँ मैं, कोई भी टाइम ले लो। तो कैलकुलेशन में मैं फेस देखना चाह रहा था कि एंगल्स आ जाए, वरना तो कैलकुलेशन ही नहीं हो पाएगी। 200 पाई टी है तो पाई से पाई मुझे उड़ा देना है, तो पाई नीचे ले लेता हूँ, और कितना ले लूँ, पाई रहने देता हूँ, पाई आना चाहिए, तो आप ले लो 4, 4 आना चाहिए। तो 4 के लिए मैं कितना ले लेता हूँ, 1/800 सेकेंड। ठीक है, एट टाइम 1/800 सेकेंड पर मुझे v की इंस्टेंटेनियस वैल्यू बता दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्वेशन क्या मिली, v बराबर 60 साइन 200 पाई, और t की जगह 1/800 सेकेंड, 2 चौका 8, तो क्या मिल गया, 60 साइन पाई बाई 4, पाई बाई 4 का मतलब 45 डिग्री, 1/√2, 60/√2 वोल्ट। दिस इज द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एट पर्टिकुलर टाइम। ये पहली कैलकुलेशन है जो तुम्हें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, जो कि नीट ने सिर्फ एक बार ही पूछा है। नीट ने सिर्फ
एक बार ही हमसे ये सवाल पूछा है, कर लोगे? बिल्कुल। तो अगर कभी डबल फंक्शन साइन कॉस दोनों है तो दोनों नहीं चलेगा, फिर ट्रिग्नोमेट्री लगा के तुम्हें कोई ना कोई फंक्शन इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, या तो साइन का और या तो कॉस का। उसके बाद कंपेयर कर लेना जो चाहिए, इंस्टेंटेनियस किसी टाइम पर या पीक वैल्यू, तो यहाँ से निकाल सकते हो। क्लियर हो गया, पहला काम पूरा हो गया। ओके, नेक्स्ट क्या है, अगर तुम्हें कभी सवाल आए कि एवरेज बता दो, एवरेज वैल्यू बता दो, चाहे करंट की या वोल्टेज, ये दोनों अल्टरनेटिंग ही है ना भाई, सिर्फ नाम तो अल्टरनेटिंग करंट है, लेकिन उससे पीछे की पिक्चर क्या है, वोल्टेज अल्टरनेटिंग था इसलिए करंट अल्टरनेटिंग है, बिना वोल्टेज के तो अल्टरनेटिंग करंट नहीं हो सकती ना। ओके, मान लो मैं कहूँ कि मुझे वोल्टेज का एवरेज बता दो, तो जिसका भी तुम्हें एवरेज करना है, तो एवरेज करने के लिए क्या करते हैं, उसका पहले हम इंटीग्रेट करते हैं टाइम के साथ, वी डी टी, ठीक है ना, अपॉन डी टी। अब समय अंतराल क्या, कितने समय के बीच तुम एवरेज करना चाहते हो, T1 टू T2, तो यहाँ भी T1 टू T2, दिस इज कॉल्ड वी एवरेज। कोई भी क्वांटिटी एवरेज करनी है इस फार्मूले से होती है, बिल्कुल क्लियर देखना है आपको, गलती नहीं करनी है। करंट का एवरेज करना हो तो करंट की वैल्यू पकड़ूंगा, टाइम के साथ इंटीग्रेट करूंगा, नीचे dt पकड़ूंगा, उसका इंटीग्रेशन करूंगा, एवरेज टाइम इंटरवल तुम बता दोगे कि यहाँ से यहाँ तक मुझे एवरेज करके दो, लिमिट पुट करूंगा, आई एवरेज आ जाएगी सीधा। तो जिस वैल्यू को तुम्हें एवरेज करना है उस वैल्यू को पहले टाइम के साथ इंटीग्रेट करो, नीचे टाइम की इंटीग्रेशन डालो, समय देखो कहाँ से कहाँ तक तुम एवरेज कर रहे हो, तो T1 टू T2 लोअर लिमिट 0 से 5 सेकंड तो 0.5, 2 से 3 सेकंड तो 2 से 3, जैसा चाहिए लिमिट डालो, आंसर लेके आओ, दिस इज एवरेज वैल्यू। ये याद रहनी चाहिए, ठीक है। अपन कुछ इक्वेशंस के लिए स्टैंडर्ड भी है वो याद कर लेंगे, लेकिन ये पता होना चाहिए। सेकंड, आरएमएस कैसे करोगे। अब आरएमएस के लिए पहले तुम जो भी मान लो वी है, मुझे एक वोल्टेज दिया गया, सपोज करते मुझे वी दिया गया, उसने कहा इस वोल्टेज का तुम एवरेज आरएमएस कर दो, इसका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू लेके आओ। मैं पहले उसका स्क्वायर करूंगा, पहला काम स्क्वायर है, फिर उसका मीन करूंगा, मीन करने के लिए मैं उसको टाइम के साथ इंटीग्रेट करूंगा, नीचे टाइम लूंगा, लिमिट तुम्हें पता ही है T1 टू T2 जैसे अभी सिखाया था, बस यहाँ स्क्वायर पहले करना पड़ता है। अब इसका क्या लूंगा, इसका रूट लूंगा, ये मुझे आरएमएस वैल्यू मिल गई। तो पहले आरएमएस निकालना, मीन में आरएमएस में क्या फर्क है, मीन में सीधा वैल्यू को इंटीग्रेट करते हैं टाइम के साथ, टाइम इंटरवल देख के लिमिट लगा के। आरएमएस में पहले स्क्वायर करते हैं जो भी इक्वेशन तुम्हें दी गई है, उसके बाद फिर मीन ऐसे निकालेंगे, तो स्क्वायर करके फिर इंटीग्रेट करेंगे, उसके बाद रूट लगा देंगे। ये 3 प्रोसेस है। तो क्या क्या काम करना होता है, पहले स्क्वायर करोगे, फिर मीन करोगे, फिर रूट करोगे, ये कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। तो देखो कितना आसान है, करना क्या है, थोड़ा फंडामेंटल पार्ट है, तो पहले थोड़ा सा जा करके क्या करोगे, थोड़ा यहाँ थोड़ा सा खर्चा करोगे, अपने दिमाग को मनाओगे, अपने ब्रेन को कि ऐसे ही होता है। जब एक बार ब्रेन मान जाएगा तो फिर आगे बढ़ जाना, फिर यहाँ से इक्वेशन देख लेना क्या क्या निकाल सकते हो, इंस्टेंटेनियस, पीक, उसके बाद एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसको ओमेगा बोला गया, फिर फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो चाहिए यहाँ से पकड़ो। फिर एक सवाल मैंने करवा दिया, उसमें मैंने बहुत सारी वैल्यूज तुमको यहाँ से कैलकुलेट करवा दी। पीक कैसे निकालेंगे, हमें 2 फंक्शन नहीं, हमें सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा इक्वेशन लगा के, तो ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी पड़ती है। कई बार सिंपल सवाल होता है नहीं करनी पड़ती है, नहीं करनी पड़ेगी। तो जैसे मेंस में 25 में सवाल आया था, तो उसमें डायरेक्टली कर लिया अपन ने, हो गया। एवरेज करना था, फिर एवरेज निकालने का जुगाड़ और आरएमएस निकालने का जुगाड़। एवरेज में क्या करना है, क्वांटिटी जो भी दी गई है उसका सीधा इंटीग्रेशन करना है टाइम के साथ, और नीचे टाइम की लिमिट डाल देनी है, आंसर आ जाएगा। आरएमएस में पहला टर्म है स्क्वायर, जो टर्म तुमको कहा गया कि इसका आरएमएस बताओ, तुम पहले इसका स्क्वायर करोगे, फिर मीन इंटीग्रेट करके लाओगे, फिर रूट लगा दोगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। बोले आई का आरएमएस बता दो, तो आई आरएमएस बराबर क्या बोलूँगा, आई का स्क्वायर, फिर इसका एवरेज T1 टू T2 अपॉन dt, T1 टू T2 दोनों तरफ लिमिट सेम ही होती है, और उसका पूरे का रूट, दिस इज द आरएमएस। ठीक है ना। तो वोल्टेज का भी आरएमएस निकालते हैं और करंट का भी निकालते हैं, दोनों का निकालते हैं, तो ऐसे कोई लोड वाली बात नहीं है। ये हो गया पहला टॉपिक, इक्वेशंस प्लस वैल्यूज। अब मैं तुमको स्टैंडर्ड टर्म्स याद करा देता हूँ। देखो v बराबर क्या था, v बराबर था v नॉट साइन ओमेगा t, यही इक्वेशन आनी है। इसी का एवरेज निकालता हूँ, तो जब इसका तुम एवरेज निकालते हो फॉर फुल साइकिल, फुल साइकिल का मतलब एक कंप्लीट साइकिल के लिए, इसके लिए प्लस माइनस, तो v एवरेज फुल साइकिल के लिए 0 होता है। क्यों, जितना प्लस में एवरेज निकलता है उतना ही माइनस में 0। फॉर हाफ साइकिल, हाफ साइकिल के लिए जो एवरेज आता है, चाहे प्लस हाफ हो चाहे माइनस, वो आता है 2v0 अपॉन पाई, याद रहेगा बिल्कुल। फॉर दिस इक्वेशन, फॉर ओनली दिस इक्वेशन, कुछ ना कहे तो यही इक्वेशन फील करनी है, इक्वेशन दे दे तब इसका फीलिंग नहीं लेना है।
इस इक्वेशन के लिए हाफ साइकिल के लिए ये एवरेज, फुल साइकिल के लिए 0 है। अगर सेम यही इक्वेशन करंट की है, सेम फंक्शन है, तो अगर फुल साइकिल के लिए निकालोगे तो आई एवरेज 0, हाफ साइकिल के लिए निकालोगे तो याद कर लेना आई एवरेज फॉर हाफ साइकिल, या ये हाफ या ये हाफ, 2I0/π, ये याद होगी। ठीक, आरएमएस निकालना है तो जो आरएमएस वी आरएमएस होता है इस इक्वेशन के लिए V0/√2 होता है, सिर्फ इसी स्टैंडर्ड के लिए, और आई आरएमएस जो होता है वो होता है पीक वैल्यू बाई √2। तो अगर यही इक्वेशन आनी है, ज़्यादातर सवालों में सब यही इक्वेशन देंगे, V बराबर V0 sin ओमेगा टी, I बराबर I0 sin ओमेगा टी, तो एवरेज तो याद कर लो ना फिर, कितना 2I0/π और RMS I0/√2। तो अगर मैं कभी कहूँ आई RMS और पीक में क्या रिलेशन है इस इक्वेशंस के लिए, इन इक्वेशंस के लिए, तो याद रखना ज़्यादा हमारे लिए सही है एज कम्पेयर टू हम निकालें, तो उसको लर्न कर लेते हैं। लेकिन सभी के लिए नहीं है, सिर्फ इन्हीं 2 इक्वेशंस के लिए एवरेज और आरएमएस की इक्वेशंस याद करते हैं। 19 सारे सवालों में ऑल क्वेश्चंस में यही इक्वेशंस रहेंगे, गिवन होगा तब भी यही रहेगा, अगर गिवन नहीं है तब भी यही इक्वेशंस फिल करोगे, क्योंकि यही उनकी क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशंस हैं। अगर स्टैंडर्ड से वो डेविएट करेंगे तो फिर इक्वेशन तुमको देंगे, इक्वेशन देंगे, साइन कॉस में नहीं है तो निकालेंगे फिर वैल्यूज को, ठीक है ना। अभी के लिए लर्न करो कि सर V बराबर V0 sin ओमेगा टी स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए एवरेज और आरएमएस ये है, और करंट की यही इक्वेशन के लिए I बराबर I0 sin ओमेगा टी के लिए स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए एवरेज और आरएमएस हुई। तो एवरेज आरएमएस का रिलेशन, सॉरी आरएमएस और पीक का रिलेशन पता होना चाहिए इन इक्वेशंस के लिए। सारों के लिए नहीं सही, हम कोई नया इक्वेशन दे देंगे, तुमसे कहेंगे आरएमएस बताओ, ये नहीं बताओगे तुम, फिर तुम सॉल्व करोगे कैसे, पहले उसका स्क्वायर करोगे, फिर तुम उसका मीन लोगे, फिर तुम उसका रूट निकालोगे। क्या बात क्लियर हो गई है? बोलो। बिल्कुल। जैसे सवाल देता हूँ, उन्होंने हमसे कहा मेरे पास एक करंट की इक्वेशन है I बराबर I0 प्लस, पेन बदलो सबसे पहले, ठीक है, अब ये हटाओ। अब मान लो मैं तुमको एक इक्वेशन दे दूं कि मेरे पास है I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, है ना, I1 प्लस I2 साइन ओमेगा टी। मुझे इसका तुम RMS वैल्यू बता दो इस इक्वेशन की। इक्वेशन देखो ध्यान से, इसमें 2 टर्म्स हैं, एक I1 है, एक I2 साइन ओमेगा टी। I1 एक कांस्टेंट वैल्यू है, I2 एक वेरिएबल वैल्यू है। ये इक्वेशन एसी की इक्वेशन है, कोई बात नहीं, थोड़ा लैग कर गया, आने दो। ठीक है, चलो, ओके, हाँ, ये एक एसी है, ये एसी है, ये कांस्टेंट है, तो ये क्या है, डीसी। तो ये जो सवाल है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एसी प्लस डीसी। क्यों? क्योंकि एक कांस्टेंट है एक एसी की इक्वेशन के साथ। तो अब इसका आरएमएस कैसे निकालोगे? देखो, पहला काम स्क्वायर करो। अगर मैंने स्क्वायर किया इसका, तो इसका एक स्क्वायर करो, तो I1 प्लस I2 साइन ओमेगा टी का स्क्वायर, तो स्क्वायर करके पहले ओपन कर लो, फिर I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2 I1 I2 साइन ओमेगा टी, स्क्वायर हो गया। अब एवरेज, स्क्वायर का एवरेज। अब सवाल है एवरेज ऐसे भी कर सकते हैं जैसे मैंने पहले तुम्हें सिखाया था। इसका दूसरा तरीका ये है कि तुम साइन वेरिएबल का एवरेज किसका होता है, एक नोट देखो, अगर मैं एवरेज वैल्यू निकाल रहा हूं तो उसकी मुझे निकालने की जरूरत है जो वेरिएबल है। अगर कोई कांस्टेंट क्वांटिटी है तो उसका इंस्टेंटेनियस, उसका एवरेज, उसका आरएमएस सभी क्या होते हैं, सेम होते हैं, वो हमें निकालने की जरूरत नहीं है। अब इस टर्म में स्क्वायर में कांस्टेंट क्या है, I1 स्क्वायर कांस्टेंट है, इसका एवरेज भी इसी के बराबर। ये साइन है, ये साइन है, तो ये दोनों टर्म्स वेरिएबल हैं, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ेगा ये वैल्यूज चेंज होगी। अगर तुम्हें कभी साइन ओमेगा टी का एवरेज पूछे तो 0 होता है, लेकिन साइन स्क्वायर ओमेगा टी का अगर एवरेज पूछे तो 1/2 होता है, याद कर लो, काम आएगा। अब सोच के देखो, मेरे को एवरेज करना है, मुझे पता है इसमें I2 स्क्वायर तो कांस्टेंट लेकिन वेरिएबल है साइन स्क्वायर ओमेगा टी,
इसका एवरेज 1/2 होता है, तो इसका एवरेज हुआ I1 स्क्वायर, सेम ही रहा क्योंकि कांस्टेंट है, I2 स्क्वायर। इस टर्म का वेरिएबल का एवरेज कितना हो गया 1/2 प्लस 2I1 I2 तो कांस्टेंट रहे, लेकिन साइन ओमेगा टी का एवरेज हो गया 0, तो ये टर्म 0 हो गया। क्या बच गया I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर बाई 2, एवरेज हो गया। अब इसका क्या ले लो, रूट ले लो, रूट ले लो, तो क्या मिल गया I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर बाई 2 की पावर रूट। दिस इज आवर RMS। तो ये जो नोट मैंने अभी लगा दिया ना, ये तुम्हारे बड़े काम का है कि कोई कांस्टेंट चीज है तो उसका RMS, उसका एवरेज, उसका इंस्टेंटेनियस पीक क्या होता है सबसे। एक 5 एम्पियर की करंट बह रही है, कांस्टेंट, इंस्टेंटेनियस बता 5 एम्पियर, एवरेज बता 5 एम्पियर, पीक बता 5 एम्पियर, RMS बता 5 एम्पियर। ऐसे करोगे, क्लियर हो गया। ये फंक्शन आ गया टाइम वाइम का, तो फिर इस तरीके से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, मैं दोनों तरीके से कर सकता हूँ। ऐसे भी कर सकता हूँ, टाइम वाइम की कहानी अगर मिल गई तो, और अगर टाइम की कहानी नहीं, इक्वेशन की कहानी है, तो ऐसे एवरेज कर लूंगा साइन का कॉस का, ठीक है ना। तो साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी का एवरेज 0 होता है, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी या कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज 1/2 होता है। इक्वेशन में यही वेरिएबल्स होते हैं, बाकी तो नंबर्स होते हैं, नंबर तो कांस्टेंट ही होता है। तो एवरेज किसका करोगे, वेरिएबल का करोगे। ये है तरीका करने का, ठीक है ना। चलिए, तो ये है पहला टॉपिक। अब इसके आगे 2 सवाल और करवा देता हूँ जो कि एग्जाम के लिए। तो एक तो साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी के लिए वैल्यूज याद कर लो कि V0 साइन ओमेगा टी या I0 साइन ओमेगा टी एवरेज टू V0 बाई पाई फॉर हाफ साइकिल एंड करंट टू I0 बाई पाई फॉर हाफ साइकिल एंड RMS इज V0 बाई √2 I0 बाई √2। तो जितना पीक होता है उसका 1/√2 टाइम्स ऑफ क्या होता है, RMS वैल्यू होती है प्योर साइन फंक्शंस में। याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा, ठीक। नोट डाउन कर लो क्योंकि ये तुम्हारे लिए काम का है, ये तुम्हारा AC का पहला हिस्सा है। अब मैं 2 सवाल क्या होता है, 2 सवाल तुमको सिखा देता हूँ ताकि तुम्हें याद रहे सारी जिंदगी। तुमसे टेस्ट में एक सवाल पूछेंगे और नीट ने भी पूछा है, वेव फॉर्म देंगे। ये दूसरा तरीका है RMS पूछने का। मैंने जो वेव फॉर्म अभी बनाई थी ना, ये लहर, लेकिन वो वेव फॉर्म कुछ ऐसे बना के देंगे, यहाँ तक वैल्यू कांस्टेंट V0 रही, वैल्यू 0 हो गई, यहाँ तक वैल्यू 0 ही चली, फिर से वैल्यू आगे बढ़ी और फिर 0 हो गई। यह है T/2, यह है T, यह है टाइम, यह है V। आपसे कहा गया इस सवाल में VRMS फाइंड कर लो। सिंपल है, क्या फाइंड कर लो, VRMS। तो देखो, जब भी हमें VRMS पूछे, हम एक साइकिल को कंसीडर करेंगे। क्या करेंगे, फॉर 1 साइकिल। अब देखो 1 साइकिल में यहां से यहां तक वैल्यू कांस्टेंट T/2 तक फिर 0 हो गई, सही है। इसका मतलब T/2 तक V0 रहा वैल्यू और T/2 से T तक 0 रहा। पहला काम क्या है, स्क्वायर। तो देखो मैं इसके 2 हिस्से करता हूँ स्क्वायर के, एक 0 से T/2 तक के लिए करता हूँ, एक T/2 से T तक के लिए। एक साइकिल कंप्लीट होगी। 0 से T/2 तक के लिए पहले स्क्वायर करो, तो V0 का स्क्वायर, ठीक है, ओके, प्लस 0 का स्क्वायर क्या आ गया, 0 आ गया। ये तुम्हारा पहला टर्म बन गया, मैंने स्क्वायर कर लिया। मैं टाइम के हिसाब से टाइम स्प्लिट कर सकता हूँ, मतलब एवरेज करने में टाइम स्प्लिट कर सकते हो तुम, अलग अलग टाइम स्पैन में एवरेज करके जोड़ दो, वैल्यू सेम आ जाएगी, एक साथ जोड़ दो वैल्यू सेम आ जाएगी, तो उसका लोड नहीं है। अब मैंने क्या किया, मैं इसका एवरेज निकाल रहा हूँ। सोच के देखो, V0 स्क्वायर एक कांस्टेंट टर्म है, उसका एवरेज भी इसी के बराबर होगा, ठीक है ना। दूसरे का एवरेज 0 रहा, तो 2 एवरेज वैल्यू मिल गई। मुझे अब मीन चाहिए पूरी साइकिल का, तो हाफ साइकिल का था, तो 2 हिस्से थे, तो 2 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। जैसे तुम इंटर में 5 सब्जेक्ट पढ़ते हो, तो जितने नंबर आए, तो मैं कहूँ एवरेज सब्जेक्ट में नंबर बताओ, तुम 5 से डिवाइड कर देते हो, 5 सब्जेक्ट, ऐसे 2 वैल्यूज थी, दोनों का एवरेज जोड़ करके क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया। क्या मिल गया तुम्हें एवरेज, V0 स्क्वायर बाई 2। अब क्या करोगे, इसका रूट लोगे, रूट ले लो, यहाँ से क्या बाहर आ गया, V0 बाई √2। दिस इज कॉल्ड VRMS फॉर दिस साइकिल। आप अगर जो याद किया था वही आ गया, नहीं आ गया, लेकिन उस तरह से नहीं, नीच में आया। फ्रेम याद रखना, वेव फॉर्म याद रखना, यही वेव फॉर्म तुम्हें टेस्ट में देंगे, बोलेंगे RMS बता दो, निकाल देना, क्लियर। दूसरी वेव फॉर्म ये होगी, वैल्यू ऐसा चलेगी कांस्टेंट, कहाँ तक, T/2 तक, फिर वैल्यू चलेगी कांस्टेंट T तक, ये V0 रहा, ये -V0। अब हमें इसका RMS निकालना है। पहले स्क्वायर करो, 2 हिस्से थे, करो। V0 स्क्वायर ऊपर आएगा ना,
अगले टी बाई टू से टी तक का वी नॉट स्क्वायर प्लस में हो जाएगा। बोलो, स्क्वायर करने पे हमें एक कांस्टेंट वैल्यू मिल गई इस वोल्टेज की वी नॉट स्क्वायर। अरे वी नॉट का स्क्वायर करेगा वी नॉट स्क्वायर, माइनस वी नॉट का स्क्वायर करेगा वो भी वी नॉट स्क्वायर, तो पूरे जीरो से टी के तुझे एक स्क्वायर की कांस्टेंट वैल्यू मिल गई ना, वी नॉट स्क्वायर। और वैल्यू कांस्टेंट है तो उसका एवरेज भी उसी के बराबर। यहाँ मैंने क्यों दो से डिवाइड किया था, क्योंकि यहाँ वैल्यूज अलग अलग थी, एक टी बाई टू तक वी नॉट स्क्वायर थी, फिर जीरो हो गई थी, तो मुझे अब इनका मीन करना था। यहाँ तो वैल्यू कांस्टेंट ही रही वी नॉट स्क्वायर फ्रॉम जीरो टू टी स्क्वायर की, उसी के बराबर। रूट ले लो, क्या आ गया वी आर एम एस वी नॉट। वेव फॉर्म याद रखना, यही दो वेव फॉर्म भरी पड़ी हैं, एक में टी बाई टू तक कांस्टेंट वैल्यू फिर जीरो, एक में जितना टी बाई टू तक उतना ही माइनस में टी बाई टू से टी तक। तो एक में वी नॉट बाई रूट टू ही आता है, एक में वी नॉट आता है। कर लेंगे, ये था तुम्हारे सवाल करने के तरीके।